It's time for Swifting. Today we have the all new Maruti Suzuki Swift with us. ये है द मैनुअल वेरिएंट और ये है द AMT वेरिएंट. नए प्राइस आ गए हैं, कैसे लगे नीचे कमेंट करके बता दो. लेकिन इंटरेस्टिंग पता है क्या है, गाड़ी सिर्फ कॉस्मेटिकली चेंज नहीं की गई, इसका इंजन कम्प्लीटली बदल गया, माइलेज बहुत बढ़ गई, उसके साथ साथ सस्पेंशन में काम किया गया है, स्टीयरिंग पे काम किया गया और मेजरली क्लच पे काम किया गया और फीचर्स तो बड़े ही हैं. तो आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि चलाने में कितना फ़र्क आया है. मेजरली तो देखो माइलेज टेस्ट की जाएगी, तो माइलेज टेस्ट की वीडियो अलग से बनाई है, लेकिन बाकी चीज़ें अगर समझना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना. इसमें भी माइलेज के बारे में बात की और माइलेज बढ़ाते कैसे हैं उसके बारे में भी जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में. तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लें. और हाँ, नए आए हैं चैनल पे तो पहली बार अगर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज हम इस तरह की लेटेस्ट कार के रिव्यूज़, कंपैरिजंस, इंटरनेशनल गाड़ियों के वॉक अराउंड वीडियोज़ और ऑफकोर्स न्यूज़ वगैरह आपके लिए लेकर आते रहते हैं. तो सब्सक्राइब करें, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना. लेट्स बिगिन विद द ऑल न्यू स्विफ्ट. माइलेज के साथ साथ मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा इसकी पावर, ट्रांसमिशन, जो चीज़ें चेंज की गई हैं. तो फटाफट से बता दूं, इसका नया Z सीरीज़ इंजन, आई नो 3 सिलेंडर हो गया पहले से, लेकिन टॉर्की नेचर ज़्यादा बेटर हो गई है, पावर डिलीवरी जो है वो बेटर हुई है. और उसके साथ साथ जितना अभी तक हमने इसको चलाया समझ गया है कि NVH लेवल्स में आपको इंप्रूवमेंट नज़र आएगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कार पर्सन है, कार एंथुजियास्ट है, तो आपको इसको ना 3000 और 5000 RPM के बीच में जब रखते हो ना तो मज़ा आ जाता है. क्यों? क्योंकि आवाज़ बहुत अच्छी आती है. यूजुअली ऐसी आवाज़ आपको किसी नॉर्मल इंजन के हम जो एग्जॉस्ट चेंज करवाते हैं वैसी आती है, बट इसकी एग्जॉस्ट की नहीं, वही आवाज़ इंजन से आती है. 3 सिलेंडर होने की वजह से कहीं ना कहीं आपको एक स्पोर्टी नेचर की आवाज़ मिलती है विद द नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन. टर्बोचार्ज इंजन के साथ टर्बो और 3 सिलेंडर की वाइब्रेशंस आती हैं, लेकिन इसके साथ आपको जो आवाज़ आ रही है वो कई लोगों को तो बहुत अच्छी लगने वाली है. हाँ, कई लोग हो सकते हैं जिनको उतनी ज़्यादा अच्छी ना लगे. पावर वाइज फर्स्ट गियर ही है जहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ा और जल्दी पावर आती है ना, सिर्फ कुछ मिली सेकेंड्स में, और तो बेस्ट हो जाता. बेस्ट थोड़ा सा वहाँ पर एक इम्प्रूवमेंट का एरिया, लेकिन जब आप इसको 1000 RPM के ऊपर रखते हो तब तो फुल ऑन आपको एक मज़ा, फन टू ड्राइव एलिमेंट जो है वो मिल जाता है. अब देखो, अभी जो मैं फन टू ड्राइव एलिमेंट ये सब बोल रहा हूँ ना, मैं इसके प्राइस, इसके सेगमेंट, इसके बाकी चीज़ों के अकॉर्डिंगली बोल रहा हूँ. हम उस हिसाब से बात नहीं कर रहे कि टर्बो चार्ज कोई आता है सेल्टोस या क्रेटा का इंजन, उसके साथ कंपेयर नहीं कर रहे हैं इसको. मैं अभी तो इसको वैसे इसके 4 सिलेंडर इंजन से ही कंपेयर कर रहा हूँ. तो उसके अकॉर्डिंगली इसकी नेचर जो है, रिस्पॉन्स जो है वो ज़्यादा टॉर्की हुआ है. तो जब आप ओवरटेक करना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी कर पाते हैं किसी भी तरह कंडीशन में. रही बात इस गाड़ी के ट्रांसमिशन की, तो 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है. क्लच कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है, तो दैट्स अ ग्रेट थिंग, क्योंकि आपको एक लाइट वेट होने के साथ साथ रिस्पॉन्सिव क्लच सिस्टम मिलता है. डेड पेडल भी दिया गया अपने कंफर्ट को और इंक्रीज़ करने के लिए. जब आप इसको हाईवे पे रखोगे, यानी कि एक कांस्टेंट स्पीड रखोगे, बार बार गियर चेंज नहीं करोगे, तो डेड पेडल आपको डेफिनेटली काफ़ी कंफर्ट प्रोवाइड करेगा. और उससे ही बढ़िया मैं आपको ये बता रहा था कि हो जाता है कि आपको जो क्लच है वो काफ़ी ज़्यादा एक एक्यूरेट फीडबैक प्रोवाइड करता है, आपसे कनेक्ट करता है, आपसे बात करने की कोशिश करता है. दैट्स अ ग्रेट थिंग. 5 स्पीड ट्रांसमिशन में जो है यहाँ पर जो गियर लीवर है वो भी शॉर्ट ट्रैवल है, बहुत ज़्यादा नहीं है. इवन जो इसका क्लच है वो भी बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ता, तो गियर जल्दी चेंज कर पाते हैं. तो जो स्विफ्ट है वो स्विफ्टली गियर चेंज कर पाती है. बात कर लेते हैं ड्राइविंग डायनामिक्स की. तो यहाँ पर हैंडलिंग और सस्पेंशन दोनों में इंप्रूवमेंट की गई है. स्टीयरिंग में मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा, अभी भी बहुत इजी, कन्वीनियंट टू यूज़ है, ड्राइव करने में मज़ा आता है. सस्पेंशन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट हुई है, जहाँ पर आपको डायनामिक नेचर इंक्रीज़ कर दी गई है. फॉर एग्जाम्पल, आपको कंपैरेटिवली पहले इसकी स्विफ्ट से सस्पेंशन थोड़ी सॉफ्टर साइड पे भी लगेगी, सिटीज़ में आपको मज़ा आएगा, बट स्टेबिलिटी को भी इंक्रीज़ किया गया है. तो ये बहुत ही रेयर होता है कि दोनों चीज़ें इंक्रीज़ करें, यूजुअली एक ही चीज़ इंक्रीज़ होती है. बट मैं कहूँगा कि स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो थोड़ी बेटर हुई है. और जो शहर में थोड़ी सी आवाज़ तो अभी भी आपको आती है. जो कमी मेरे को लगी है वो लगी कि बाहर की ना विंड नॉइस अभी भी काफ़ी गाड़ी के अंदर आती है. तो आप जब गाड़ी को 60-70 प्लस जाते हो तो आपको थोड़ा सा ऊंचा बोलना पड़ता है अगर आपने गाड़ी में किसी से बात करनी है, बिकॉज बाहर से जो शोर है वो थोड़ा सा तो आता है. तो इंसुलेशन जो है वो थोड़ी सी बेटर हो सकती थी. स्विफ्ट का शुरू से मुझे स्टीयरिंग व्हील अच्छा लगता है, बिकॉज एक्यूरेट फीडबैक होने के साथ साथ बिल्कुल सही वेट भी इसका रहता है. लाइटर साइड पे ज़्यादा रहता है, इससे ज़्यादा अगर आप इसको हैवी पसंद करते तो स्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस थोड़ा और बढ़ जाता ओवर दी हाईवेज जब आप ट्रिपल डिजिट स्पीड, जो 100 से ऊपर चल रहे हो तो. बट सिटीज़ के लिए तो दिस इज़ अ ट्रू, मतलब जेम है ये गाड़ी, जेम, सीरियसली जेम. अब इस इंजन की सबसे बड़ी हाईलाइट
जो सबको चाहिए वो है माइलेज। बेस्ट इन सेगमेंट है, लेकिन बेस्ट कितनी बेस्ट है? कंपनी तो क्लेम करती है 24.80 फॉर द मैनुअल एंड 25.75, दैट्स अ ह्यूज माइलेज फॉर अ पेट्रोल इंजन फॉर द ऑटोमेटिक, यानी कि AMT। रियल लाइफ देखो, क्लोज टू 20 किलोमीटर पर लीटर आपको सिटीज़ में आराम से मिल जाएगी। हाईवेज पे जब इस गाड़ी को लेके जाओगे तो 22 से लेके 24 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज आप अचीव कर सकते हो, डिपेंडिंग कितने लोग हैं, कैसी गाड़ी चल रही है, AC किस सेटिंग पर है। तो और मेरे हिसाब से एक पेट्रोल इंजन के साथ एक हैचबैक में ये माइलेज अच्छी माइलेज मैं कंसिडर करता हूँ, क्योंकि ये यूजुअली डीजल कार्स की माइलेज होती है तो मारुति को पता है कि कैसे माइलेज अच्छी देनी है, और वो भी ऑटोमेटिक के साथ तो बढ़कर देनी है। ये बहुत ज़्यादा रेयर होता है कि ऑटोमेटिक में माइलेज ज़्यादा है, मैनुअल में कम है। तो इसका AMT जो है, एक तो 50,000 रुपीज़ का सिर्फ फ़र्क आता है। हमने उसका अलग से रिव्यू बनाया, वो आप चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और जब माइलेज इतनी अच्छी मिल जाए दोनों में और ज़्यादा प्राइस का गैप ना हो, तो AMT भी कंसिडर किया जाता है। ऑब्वियसली देखो, वो वैसा नहीं है कि एक टॉर्क कन्वर्टर वाली फील कराए, बट अगेन ऑटोमेटिक लेना चाहते हो तो उसको समझने के लिए हमारा दूसरा वाला रिव्यू ज़रूर चेकआउट कर लो। अब इसी में बात करें तो माइलेज मेरे हिसाब से तो अप टू द मार्क से भी बढ़कर ही है, मच मोर देन एक्सपेक्टेड है। और सबसे इंटरेस्टिंग वही है कि लेटेस्ट इंजन मिल जाता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। अब इस गाड़ी में आपको क्रूज़ कंट्रोल मिलता, और क्रूज़ कंट्रोल के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। एक तो अगेन ऑफ कोर्स आपको ड्राइव करने में काफ़ी आसानी होती है। जब आप एक कांस्टेंट स्पीड पे चलना चाहते हो तो क्रूज़ कंट्रोल लगाओ, ना रेस दबाने की जरूरत, ना बार बार गियर चेंज होना। 5th गियर जैसे मैंने लगा लिया और मैंने क्रूज़ अपना 70 पे सेट कर दिया, तो मैं इजीली चलता रहूँगा। सिर्फ यहाँ पर एक क्लिक ऑफ अ बटन, और इधर भी आप इसे देखेंगे तो सेट कर सकते हैं इसकी स्पीड, और यहाँ से उसको कैंसिल कर सकते हैं। और बहुत बहुत ही ज़्यादा ईजी और कन्वीनियंट हो जाता है, स्पेशली हाईवेज़ पे जहाँ पर आपको बार बार गियर शिफ्ट या टर्न्स नहीं लेने, सीधी सीधी चलना है, तो आपको रेस्ट चाहिए तो क्रूज़ कंट्रोल यूज़ करो तो आप रेस्ट कर रहे हो। दूसरा क्रूज़ कंट्रोल का बेनिफिट होता है माइलेज। अब माइलेज एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को चाहिए, और स्पेशली उसको जो स्विफ्ट परचेज़ कर रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊं तो क्रूज़ कंट्रोल ऑन करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज जब एक इंजन जो होता है वो एक ही इंस्टेंटली एक ही स्पीड पे चल रहा है, कंटिन्यूसली एक ही स्पीड उस पर चल रहा है स्पीड पे, तो होता ऐसा है कि जब आपको माइलेज ज़्यादा चाहिए होती है और क्रूज़ कंट्रोल में, तो क्रूज़ कंट्रोल तब अच्छी माइलेज आपको दे पाता है जब इंजन पे स्ट्रेस कम होता है। अब इंजन में स्ट्रेस कम कैसे होगा? जब क्रूज़ कंट्रोल ऑन किया तो एक कांस्टेंट स्पीड रहती है, कंटिन्यूस एक ही स्पीड रहती है, तो उसके ऊपर ये सेट हो जाता है। मैनुअली आप जैसे अपनी गाड़ी को लाइट फुट रख के 80 के ऊपर भी रखते हो तो आपको थोड़ा सा बैलेंस बना के रखना पड़ता है, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट दिस वन, आई मीन द क्रूज़ कंट्रोल, तो इसमें आपको वो हिसाब लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टम ऑटोमेटिकली अगर 70 सेट किया तो गाड़ी को 70 पर ही रखेगा, और उसकी वजह से इंजन के ऊपर पड़ेगा प्रेशर कम, क्लच प्लेट भी आपकी ज़्यादा अच्छे से लॉन्ग लाइफ चल पाएगी, और माइलेज भी आपको ज़्यादा मिलेगी। वेलकम टू एपिक न्यू स्विफ्ट। जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे ना तो आपको ये वेलकम टू एपिक न्यू स्विफ्ट की नोटिफिकेशन आती है। हाँ, आपसे ऑफ भी कर सकते हैं ऑब्वियसली, बट हाँ कभी कभी अच्छी लगती है, ये रैंडम हो जाए तो मज़ा आ जाए बंद भी नहीं करना चाहूँगा लेकिन ऑन भी नहीं रखना चाहूँगा। चलिए इंटीरियर के फटाफट ट्विक्स बताता हूँ क्या क्या है। एक तो 9 इंचेस की टच स्क्रीन आ गई है फ्लोटिंग डिज़ाइन में, जो कि काफ़ी बड़ी लगती है इसके बड़े बेजल्स की वजह से। पियानो ब्लैक फिनिशिंग है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वो भी वायरलेस। सुजुकी के सारे कनेक्टेड फीचर्स मिल जाते हैं, हम भी उसे अभी यूज़ कर रहे हैं इस फ़ोन के ज़रिए, जिसके ज़रिए मैं गाड़ी को स्टार्ट, उसकी इन्फॉर्मेशन सब कुछ देख सकता हूँ, और 40 से भी ज़्यादा कनेक्टेड फीचर्स इसमें आपको मिल जाते हैं। अब इंटरेस्टिंग पार्ट आया था स्क्रीन के बारे में कि यूज़र इंटरफेस कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया। वेलकम फंक्शन भी आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है, एक वेलकम मैसेज के तौर पे। जो भी इनपुट करोगे, गाड़ी में आओगे, स्टार्ट करोगे, वो बोलेगा। जैसे आप हेलो ऋषभ भी लगवा सकते हो, वेलकम ऋषभ, वेलकम कार गाइड, कुछ भी लिखोगे वो आपकी बात मानेगा। कुछ और भी कर सकते हो बहुत सारे आइडियाज़ हैं। एनीवेज, अपने पार्टनर वगैरह को सरप्राइज़ देना हो तब भी कर सकते हो। ओके, सो आगे बढ़ते हैं और फीचर्स में। तो AC का कंप्लीट अब डिजिटल कर दिया गया, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, और आपको बेस वेरिएंट से ऐसा ही मिल जाता है। वायरलेस चार्जिंग पैड आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है आपके चार्जिंग नीड्स के लिए। कप होल्डर्स के साइज़ पहले से थोड़े बड़े कर दिए गए हैं, और यहाँ पर बड़ा मेजर चेंज कोई नहीं है, बट यहाँ पर है। अब देखोगे अगर ध्यान से तो जो एनालॉग और आपको मिल जाता है सिस्टम, इसका स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, इसकी नीडल को कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया, दिखने में काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लग रही है। और इवन जो MID है वो कम्प्लीटली कलर्ड भी है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी आती है, हालांकि उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं करती, बट हाँ एटलीस्ट आती है। और उसके साथ साथ सारी इन्फॉर्मेशन आपको कलर डिस्प्ले में ही यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से नज़र आएगी, सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। बाकी क्रूज़ कंट्रोल भी यहीं पर सब कुछ आ जाता है। फ्रंट में मेजर चीज़ें यही थी। हाँ, थोड़ा सा मुझे लगता है कलर्स ऐड करते थे यहाँ पर तो अच्छा लगता है, एटलीस्ट सिल्वर तो ऐड कर ही देना चाहिए था। रियर सीट्स
स्पेस ओके, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है। यहाँ पर पॉकेट की ज़रूर कमी महसूस होगी क्योंकि यहाँ मिल जाती है थोड़ी नीचे, यहाँ से शुरू होती है, ज़्यादा सामान रख पाते हैं। रेयर एसी वेंट्स मिल जाते हैं जिसका स्पीड काफ़ी अच्छी लगी मुझे ऑनेस्टली। यहाँ पर थोड़ी सी स्टोरेज है और टाइप ए और टाइप सी के 2 पोर्ट्स मिल जाते हैं चार्जिंग के लिए, ताकि अगले पैसेंजर भी यूज़ कर सके और पिछले पैसेंजर्स भी उसे यूज़ कर पाएँ। हेडरेस्ट 2 ही मिलेंगे और कमी रहेगी तो हेडरेस्ट की रहेगी सेंटर पैसेंजर के लिए। आर्मरेस्ट और कप होल्डर की कमी भी थोड़ी सी महसूस हो सकती है, बट सीट्स की कंफर्ट अच्छा है क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी यूज़ की गई है और लॉन्ग राइड्स पे जाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट हाँ, इस चीज़ का भी ध्यान रख लें कि थोड़ा सा ना पीछे क्लोस्ट्रोफोबिक लगता है। उसके 2-3 रीज़न बताता हूँ। एक तो ऑल ब्लैक इंटीरियर, दूसरा ये हेडरेस्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उसकी वजह से ना मेरा विजन ब्लॉक होता है और कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा क्रैम्प्ड फील होता है। टाइट में बॉडी वाइज नहीं फील कर रहा, माइंड वाइज फील कर रहा हूँ। समझ रहे हो मेरी बात? रियर में सी शेप टेल लैंप्स के चेंज होने के साथ साथ और भी चीज़ें बदली हैं, जैसे कि रियर कैमरा भी यहाँ की बजाय यहाँ आता है। बूट स्पेस 265 लीटर्स की 60-40 रेशियो में स्प्लिट हो जाती है। बड़े बैग्स इजीली आ जाते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल स्पेस रहती है। इस तरफ टूल किट की स्पेस आ जाएगी, नीचे आपको स्पेयर टायर 14 इंचेस का मिलेगा, वहाँ पर भी टूल किट है। और मेन वही है कि बड़े बैग्स भी रखना चाहते हो तो मैनेजेबल रखे जा सकते हैं। नंबर्स भी उतना ना जाए बिकॉज काफ़ी ज़्यादा स्क्वेरिश मिल जाती है और बूट लिप भी थोड़ा सा नीचे रख दिया गया, जिसकी वजह से अब आपको सामान रखना या वो निकालना आसान हो जाता है। अब सारी बात का कंक्लूजन आता क्या है कि मैनुअल लें या फिर ऑटोमेटिक लें या फिर कौन सा वेरिएंट लें। तो मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं, बेस वेरिएंट मैनुअल उठा लो, बेस्ट है। 6 एयरबैग्स, ABS, CVT, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, बेटर रिजिडिटी के साथ साथ आपको हिल होल्ड जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। ऐसे आपको 35 फीचर्स मिलेंगे। दैट्स अ ग्रेट थिंग, इजंट इट? और उसके साथ साथ भी अगर मैं देखूं तो प्राइस सही मुझे लग सकता है, सही है क्योंकि नया इंजन भी तो आ गया। माइलेज इतनी ज़्यादा मिल जाती है, 24.8 किलोमीटर तो क्लेम्ड है, हमने तो इससे ज़्यादा निकाली है। माइलेज का टेस्ट आपने नहीं देखा तो उसे जल्दी से देख लो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिल जाएगी। और उसके अलावा अगर आप बलिनो देख रहे हो तो कोई बात नहीं, वो भी देख सकते हो, उसमें स्पेस ज़्यादा मिल जाती है, उसमें बूट स्पेस भी ज़्यादा मिलती है। इंजन कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिफाइंड भी ज़्यादा है। हाँ, के सीरीज थोड़ा सा पुराना हो गया बट बुरा बिल्कुल नहीं है, कमाल का इंजन है वो भी। सो इन दोनों और बलिनो के बीच में अगर मैं चूज़ करूँ तो मैं बलिनो चूज़ करूँगा जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रीमियमनेस एंड स्पेस। और कहीं ना कहीं थोड़ा NVH का फ़र्क भी है, वो मैंने बता दिया। बट ओवरऑल अगर आपको स्विफ्ट के लुक्स अच्छे लग रहे हैं तो आई थिंक यू शुड गो फॉर द मैनुअल बेस और गो फॉर द टॉप एंड। मैनुअल ऑटोमेटिक जो आपके रिक्वायरमेंट रहे, दोनों सही रहते हैं। अगर आपके नी में प्रॉब्लम है तो AMT, नहीं तो मैनुअल ले सकते हो, ईजी रहेगा और ज़्यादा अच्छे से आप उसको चला पाओगे। फन टू ड्राइव एलिमेंट आपको मैनुअल में रहने वाला है। सो ये तो हो गया हमारा डिटेल ड्राइव रिव्यू ऑफ बोथ द व्हीकल्स। मैनुअल का डिटेल हमने अच्छे से कर लिया, ऑटोमेटिक और अच्छे से मैंने उसकी अलग वीडियो बनाई है, इंग्लिश की अलग वीडियो बनाई है, माइलेज टेस्ट की अलग वीडियो बनाई है, इतनी सारी वीडियोस बनाई हैं आप सबके लिए। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स हैं, आप चेकआउट जरूर कर लें। दिस वॉज एवरीथिंग रिगार्डिंग दी ऑल न्यू स्विफ्ट। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी, यहाँ तक देख ही लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, लव यू गाइस, बाय बाय।